गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 8वां चैप्टर चल रहा था पादपों में खनिज पोषण, और इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे थे खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था खनिज लवणों के अवशोषण की निष्क्रिय क्रियाविधि की। जिसकी चर्चा की थी, निष्क्रिय अवशोषण की बात की थी कल हमने। ठीक है, तो निष्क्रिय अवशोषण में हमने देखा कि निष्क्रिय अवशोषण में जो खनिज तत्व है उनका अवशोषण किसके आधार पर होता है? रासायनिक वैद्युत प्रवणता के आधार पर या रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सक्रिय अवशोषण की। किसकी बात करेंगे? सक्रिय अवशोषण की। सक्रिय अवशोषण में खनिज लवणों का अवशोषण पेड़ पौधों के द्वारा किसके विरुद्ध होता है? वैद्युत रासायनिक प्रवणता या रासायनिक विभव प्रवणता के विरुद्ध उसका खनिज तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो अब हम बात करते हैं वाहक संकल्पना सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? वाहक संकल्पना सिद्धांत की। ठीक है, तो वाहक संकल्पना जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वान डेन हुनर्ट ने दिया था। किसने दिया था? वान डेन हुनर्ट ने। कब? 1937 में, 1937 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या कहता है देखिए। तो कोशिका या उत्तक का वह भाग, कोशिका या उत्तक का वह भाग जहां आयनों का अवशोषण, जहां आयनों का अवशोषण एटीपी के प्रयोग से, या ये कहें कि उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से होता है, उसको क्या कहते हैं हम? आंतरिक दिक् स्थान। क्या कहते हैं? आंतरिक दिक् स्थान। ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर का जो एरिया है जहां एटीपी के प्रयोग से आयनों का क्या होगा? अवशोषण होगा, वो एरिया, आंतरिक एरिया क्या कहलाता है? आंतरिक दिक् स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक दिक् स्थान। ठीक है, और कोशिका झिल्ली के बाहर का एरिया जहां से आयन पिकअप किए जाएंगे या जहां से आयन उठाए जाएंगे, कहाँ के लिए? अंदर ले जाने के लिए, वो स्थान क्या कहलाता है? बाह्य दिक् स्थान। क्या कहलाता है? बाह्य दिक् स्थान। तो अब समझिए बात को, आंतरिक दिक् स्थान व बाह्य दिक् स्थान के बीच का भाग, आंतरिक दिक् स्थान व बाह्य दिक् स्थान के बीच का भाग आयनों के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। आयनों के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। कौन सा भाग? जो कोशिका झिल्ली है। जैसे कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के अंदर वाला जो भाग जिसे हम क्या कह रहे हैं? आंतरिक दिक् स्थान, वहां पर तो आयनों का क्या होगा? अवशोषण होगा। किसके प्रयोग से? एटीपी के प्रयोग से। और आयनों को पिकअप कहां से किया जाएगा? कोशिका झिल्ली के बाहर वाले स्थान से, जिसको हम बाह्य दिक् स्थान बोल रहे हैं। ठीक है, और बाह्य और आंतरिक दिक् स्थान के बीच में कोशिका झिल्ली है, जो कि आयनों के लिए क्या है? अपारगम्य है। अब इस बात को समझो आप कि जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली पर वाहक पाए जाते हैं, कैरियर पाए जाते हैं, या प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, जो किसकी भांति कार्य करते हैं? वाहक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? वाहक जो है, जो बाह्य दिक् स्थान है जहां पर आयन्स है, वहां से आयन्स को क्या करता है? पिकअप करते हैं या आयन्स को उठाते हैं, और आयन्स के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? आयन वाहक आयन सम्मिश्र। क्या बनाते हैं? वाहक आयन सम्मिश्र, या बोले हम कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। क्या? कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो वाहक आयन कॉम्प्लेक्स है या कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है, ये किस साइड मूवमेंट करेंगे? कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ, कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ, और वहां पर उस आयन को मुक्त कर देंगे, वहां पर उस आयन को मुक्त कर देंगे। फिर ये प्रोसेस सतत रूप से चलता रहता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि जो वाहक है पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में, या हम कहें कि डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, तो एटीपी का प्रयोग कहाँ हुआ? एटीपी का प्रयोग उस कैरियर को या उस प्रोटीन अणु को या उस वाहक को एक्टिवेट करने के लिए होता है। तो वाहक एटीपी के सहयोग से या एटीपी के प्रयोग से किस में बदल जाता है? एक्टिवेट कैरियर में या सक्रियक वाहक में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद सक्रियक वाहक जो है वो पिकअप करेगा बाह्य दिक् स्थान से आयन को, बाह्य दिक् स्थान से आयन को क्या करेगा? पिकअप करेगा, और किसका निर्माण होगा? कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का, या ये कहें वाहक आयन सम्मिश्र का निर्माण होगा। ठीक है, फिर यह आयन जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कोशिका झिल्ली के आंतरिक स्थान की ओर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, और वहां पर उस आयन को
कोशिका के आंतरिक स्थान में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वाहक पुनः क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया या पुनः पूर्वगामी वाहक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वापस से एटीपी के प्रयोग से एक्टिवेट होगा, वापस बाह्य दिक् स्थान से आयन्स पिकअप करेगा। ठीक है, वापस से कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर आंतरिक भित्ति पे आएगा, आयन को मुक्त कर देगा। ये जो है क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो ये था वाहक संकल्पना सिद्धांत। किसने दिया था, वान डेन कोनार्ड ने, कब, 1937 में। ठीक है बच्चों, सक्रिय अवशोषण में अगला सिद्धांत आता है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। कौन सा, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। किसने दी थी, लुंडेगार्ड व वर्स्ट्रोम ने। किसने, लुंडेगार्ड व वर्स्ट्रोम ने। कब, 1933 में। कब, 1933 में। तो अब ये साइटोक्रोम पंप संकल्पना क्या कहती है, देखिए। तो जो पादपों की श्वसन दर है, पादपों की जो, इस सिद्धांत के अनुसार पादपों की श्वसन दर का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पादपों की श्वसन दर का सीधा संबंध पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। ठीक है, अब यहाँ जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम एक प्रोटीन अणु है। साइटोक्रोम एक हेमयुक्त, कैसा, हेमयुक्त एक प्रोटीन अणु है जो यहाँ किसका कार्य कर रहा है, कैरियर का कार्य कर रहा है या वाहक का कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये केवल किसका स्थानांतरण करेगा, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम केवल ऋणायनों का स्थानांतरण करेगा। किसका स्थानांतरण, ऋणायनों का। तो देखिए, साइटोक्रोम ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली, अवरोधक झिल्ली कौन सी, जो आयनों के लिए अपारगम्य अर्थात कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो साइटोक्रोम ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली या कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह से या बाह्य दिक् स्थान से, बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरित करते हैं। तो वाहक जो है साइटोक्रोम, जो हेमयुक्त प्रोटीन अणु है, हेमयुक्त प्रोटीन अणु है, वह साइटोक्रोम केवल ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली के बाह्य सतह से उठाकर और कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, आंतरिक सतह पर। तो साइटोक्रोम ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऋणायनों के बारे में। बात करें धनायनों का, तो अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर धनायन निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, किसके द्वारा, निष्क्रिय प्रवाह द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ एक चार्ट सा बनाया, उसमें समझो आप, ये बीच का जो पोर्शन है ये मानो कोशिका झिल्ली है या अवरोधक झिल्ली है। ठीक है, और बाह्य सतह पर ऋणायन और धनायन है, और इनको हमें ट्रांसफर करना है कहाँ, अवरोधक झिल्ली की आंतरिक सतह पर। तो जो ऋणायन है वो किसके सहयोग से या किसके द्वारा, साइटोक्रोम द्वारा, किसके द्वारा, साइटोक्रोम के द्वारा ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ, आंतरिक सतह पर। जबकि धनायनों का बाह्य सतह से आंतरिक सतह पर प्रवाह होगा निष्क्रिय प्रवाह। ठीक है बच्चों, ये कहा गया किसमें, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना ने, संकल्पना में कही गई ये बात किसने कही, लुंडेगार्ड व वर्स्ट्रोम ने। ऑलराइट, सक्रिय अवशोषण के समर्थन में अगला सिद्धांत है वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। ठीक है, तो इस परिकल्पना या संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, पीटर माइकल ने। किसने, पीटर माइकल ने। कब, 1988 में, 1988 में। ठीक है, अब ये परिकल्पना क्या कहती है, देखिए। तो इस परिकल्पना के अनुसार अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह पर, अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह पर, दोनों सतह मतलब बाह्य सतह और आंतरिक सतह, किसकी, अवरोधक झिल्ली की या कोशिका झिल्ली की। तो अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह पर उत्पन्न होने वाले रासायनिक, वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण, वैद्युत रासायनिक प्रवणता या सीधे तौर पर कहें आयनों की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन जब होता है, अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह, बाह्य सतह और आंतरिक सतह पर जब वैद्युत रासायनिक प्रवणता में परिवर्तन होता है या आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के कारण, उस परिवर्तन के कारण ऋणायनों का स्थानांतरण होता है, ऋणायनों का स्थानांतरण होता है। तो सीधे तौर पर हम समझे तो कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर भी आयन्स हैं और कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर भी आयन्स हैं। ठीक है, उन आयन्स में जब उनकी आयन्स की सांद्रता में जब परिवर्तन उत्पन्न होता है, या ये कहें
वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है, वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है तो ऋण आयनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है भाई, धन आयनों का तो वही निष्क्रिय प्रवाह हो रहा है। अब ऋण आयनों का जो प्रवाह हो रहा है, ऋण आयनों का जो स्थानांतरण हो रहा है, किसके कारण? वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा एंजाइम निभा रहा है? एटीपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एटीपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये था वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। तो यहाँ पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि जो हम पढ़ रहे थे उसमें सक्रिय अवशोषण। ठीक है, सक्रिय अवशोषण के समर्थन में भी 3 सिद्धांत दिए गए थे जो कि कंप्लीट हो गए। यहाँ हमारा पार्ट 2 में खनिज पोषण जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का 8वां चैप्टर, वो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर एंजाइम। अगला चैप्टर जो 9वां चैप्टर या 9th चैप्टर है आपका बायोलॉजी का एंजाइम्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।